नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल AVS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि परीक्षा 22 दिसंबर को होनी प्रस्तावित है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश PCS यह परीक्षा भी 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2 दिनों में होना प्रस्तावित है। इसके अलावा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की PCS परीक्षा जो है वो और साथ ही साथ जो भविष्य में वहाँ टीचर की वैकेंसी आने वाली है TRE 4 की, उसके लिए हम लोग जो है कि आज से मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत को देखना शुरू करेंगे और आधुनिक भारत में वही टॉपिक सारे टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, वही टॉपिक कवर करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावना होती है। तो पहले हम उनको विधिवत बिंदुवार उनका अध्ययन करेंगे उन टॉपिक का, फिर उसके बाद उससे संबंधित जो है कि बहुविकल्पी सवालों को भी हम करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है कि इससे संबंधित सवाल जो है कि करेंगे। तो चलिए आज देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930। कब हुआ था प्रारंभ? अप्रैल 1930 में यह प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। तो ये जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, इसमें कांग्रेस की कार्यकारिणी को जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में गांधी जी को जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण अधिकार मिल गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है देखिए कि वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ शुरू करने की इजाज़त मिल गई, जबकि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण अधिकार कब मिल गया था? फरवरी 1930 में मिला। और उसके बाद तब अप्रैल 1930 को जो है कि गांधी जी के नेतृत्व में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। देखिए आगे हम देखते हैं कि इस आंदोलन में कर न अदा करने तथा कांग्रेसी विधायकों से अपने विधायक पद से त्यागपत्र देने का आह्वान किया गया। तो इस आंदोलन में जो प्रमुख आह्वान था वो यही था कि कर न अदा करें लोग, भारतीय लोग, और उसके बाद जो कांग्रेसी विधायक हैं वो अपने पद से जो है कि त्यागपत्र दे दें। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूरे देश में जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को पहली बार। तभी से ये परंपरा आ गई। फिर हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई, इसी दिन को मद्देनजर रखते हुए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने जो है कि दांडी नामक स्थान में जो है कि स्थान पर समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन करके, किस कानून का? नमक कानून का जो है कि नमक कानून का उल्लंघन करके इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किया। उसके बाद नमक को इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्यों बनाया गया दोस्तों? नमक को देखिए इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस आवश्यक वस्तु की बिक्री पर नियंत्रण कर उस पर करारोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो ये एक बिल्कुल नेसेसरी वस्तु थी, इस पर भी जो है कि अंग्रेजी सरकार ने कर लगा दिया था। तो इसी से नाराज होकर के गांधी जी ने नमक कानून को जो है कि तोड़ा था। मतलब उन्होंने कहा कि हम नमक पर कर नहीं देंगे। देखिए आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय, जो कि उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे, वायसराय के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी और सरकार को यह आश्वासन दिया कि यदि सरकार ये हमारी मांगे जो 11 मांगे हैं
ये हमारी मांगे मान ले तो हम आंदोलन स्थगित कर देंगे, मतलब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं शुरू करेंगे। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे गांधी का जो है कि गांधी ने किस वायसराय के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। तो उस वायसराय का नाम है दोस्तों, उस वायसराय का नाम है लॉर्ड इरविन। अब थोड़ा सा हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में जान लें, क्योंकि हमारी परीक्षा में वायसराय पे आधारित सवाल भी बनता है, तो वो हम देखते हैं। आपको देखिए इरविन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इरविन लॉर्ड इरविन समझौता भी आगे चल के होता है, गांधी इरविन समझौता, तो वहाँ से इरविन की स्पेशली व्यक्तित्व से सवाल बनता है। तो ये देख लीजिए, देखिए लॉर्ड इरविन का जो पूरा नाम था, लॉर्ड इरविन का पूरा नाम था लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड इरविन, इसका पूरा नाम था। लॉर्ड इरविन का पूरा नाम ये था, और यह दोस्तों वर्ष 1926 में भारत का वायसराय बनकर के आया था। इसके समय ही साइमन कमीशन भारत आया, और इरविन के कार्यकाल जो कि 1926 से 31 तक था, कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की तथा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव वही 26 जनवरी को जो है कि पारित किया था। तो इरविन के समय में इतनी मुख्य घटनाएं हुई थीं। इसके अलावा देखते हैं, देखिए 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने एक विख्यात घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना है। क्या देना है? डोमिनियन स्टेटस, इसी को कहते हैं। भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की घोषणा इरविन ने की थी 31 अक्टूबर 1929 को। इसके समय में, इरविन के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद यह इंग्लैंड चला गया, मतलब 1931 के बाद यह इंग्लैंड चला जाता है, तथा 1940 से लेकर के 1946 तक अमेरिका में इंग्लैंड के राजदूत रहे। अमेरिका में ये क्या रहता है? इंग्लैंड के राजदूत के रूप में यह सेवा देता है लॉर्ड इरविन 1940 से लेकर के 46 तक। तो इतना इरविन के बारे में जो है कि महत्वपूर्ण बातें थी, तो वो हम यहीं पे आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझे। एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूँ, लॉर्ड इरविन का पूरा नाम लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड इरविन था। वर्ष 1926 में यह भारत वायसराय बनकर के आया था। इसके समय में साइमन कमीशन भारत में आया। इसके समय की देखिए मुख्य घटनाएं हैं। पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जिस समय भारत में आया था, उस समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। इरविन के कार्यकाल में ही कांग्रेस ने जो है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की तथा लाहौर अधिवेशन भी हुआ इसी के समय में, और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया उसमें लाहौर अधिवेशन में। और 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने एक विख्यात घोषणा की, जिसमें वह भारत को जो है कि औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस देने की बात को एक्सेप्ट किया था। इसके समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो कि 1930 में हुआ था, और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद यह इंग्लैंड चला गया। फिर उसके बाद यह जो है कि 1940 से लेकर के 46 तक अमेरिका में इंग्लैंड के राजदूत के रूप में कार्यरत रहा। पुनः हम आ जाते हैं वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जहाँ हम पढ़ रहे थे। तो इरविन के सामने गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रख दी थी, और उन्होंने बोला था कि अगर इरविन ये हमारी 11 सूत्री मांगे आप मान लेते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, मतलब हम स्टार्ट नहीं कर, और स्टार्ट जो है उसे रोक देंगे। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या थी दोस्तों? यहाँ से सवाल बनता है। गांधी जी की जो पहली मांग थी वो ये था कि लगान की दर में 50% की कटौती कर दी जाए। दूसरी मांग थी कि सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के वेतन में 50% कटौती की जाए, पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए, और नमक कर समाप्त कर दिया जाए। उसके अलावा भारतीयों के आत्मरक्षा के लिए हथियार, मतलब भारतीयों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार का जो है कि रखने का लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद छठवीं मांग थी गांधी जी की विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पेंस कर दी जाए। ये मुद्रा, जैसे शिलिंग बड़ी मुद्रा है तो उसकी छोटी इकाई है पेंस। जैसे कि पैसे मिलकर के हमारे हिंदुस्तान में वो रुपए बनते हैं, जैसे 100 पैसे मिलकर के 1 रुपया बनता है, तो उसी तरह से पेंस है, पेंस छोटी इकाई है शिलिंग से। तो वही कह रहे हैं गांधी जी की विनिमय की दर घटा करके 1 शिलिंग से 4 पेंस कर दी जाए। उसके बाद 7वीं जो मांग थी गांधी जी की कि राजनीतिक कैदियों को रिहाई दी जाए। 8वीं मांग थी कि अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। 9वीं मांग थी 11 सूत्री मांगों में से कि विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए। 10वीं मांग थी कि तटकर विधेयक लाया जाए। और 11वीं मांग थी कि गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। गांधी जी की ये 11 मांगे थी, और गांधी जी ने इरविन के समक्ष जिन्हें रखा था, कहा था कि अगर यह आप हमारी 11 सूत्री मांगे मान लेते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे।
तो ये 11 सूत्री मांगे पुनः एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहली मांग थी कि लगान की दर में 50% की कटौती की जाए और सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती की जाए। तीसरी मांग थी पूर्ण शराबबंदी की जाए। चौथी मांग थी कि नमक कर समाप्त किया जाए। पांचवी मांग थी भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। छठवीं मांग थी कि विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पेंस की जाए। सातवीं मांग थी कि राजनैतिक कैदियों को रिहाई दी जाए। आठवीं मांग थी अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। नौवीं मांग थी विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए। 10वीं मांग थी तटकर विधेयक लाया जाए। 11वीं मांग थी कि गुप्तचर विभाग को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है कि ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह इन्होंने शुरू कर दिया। साबरमती आश्रम से 80, देखिए इन्होंने कितने अनुयायियों के साथ किया था, 80 अनुयायी थे इनके, और इनको खुद मिलाकर के टोटल 81 लोगों ने जो है कि दांडी मार्च किया था। गांधी जी ने जो है कि दांडी मार्च शुरू किया कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और 24 दिन में इन्होंने 241 मील की लंबी यात्रा की। उसके बाद यह 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। तो देखिए साबरमती आश्रम से यह शुरू करते हैं, 80 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू करते हैं, और 24 दिन बाद यह 241 मील की दूरी तय करके 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को इन्होंने भंग किया। तो अगर यह पूछा जाए कि नमक कानून को इन्होंने किस तारीख को तोड़ा, तो 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी में इन्होंने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, साबरमती से शुरू की थी। कितने मील की यात्रा थी इनकी, तो 241 मील की थी। कितने दिनों में इन्होंने यात्रा पूरा किया था, 24 दिनों में पूरा किया था। कितने अनुयायियों के साथ, 80 अनुयायियों के साथ। ये सारे सवाल बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए महात्मा गांधी के दांडी कूच में सत्याग्रहियों की सर्वाधिक संख्या अगर किसी राज्य से थी तो वो गुजरात राज्य है, जहाँ से 32 सर्वाधिक सत्याग्रही थे। आगे है कि महात्मा गांधी ने दांडी आए हुए सभी देशी और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं मैं। गांधी जी ने विदेशी और देशी जितने भी पत्रकार थे उनसे सबसे कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा को लेकर के कहा है कि दांडी मार्च की तुलना उन्होंने किससे की है। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना की है। किससे, नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के जो है कि रोम मार्च से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए थे। पहला यही कार्यक्रम था कि नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन किया जाए। दूसरा है कि सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया जाए। तीसरा है कि व्यापक हड़तालों और प्रदर्शनों का संयोजन करना। चौथा है भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की अदायगी, भुगतान पर रोक। पांचवा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। छठवां है कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार। तो ये जो कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये 6 प्रमुख कार्यक्रम थे कि नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन करना, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना और व्यापक हड़तालों और प्रदर्शनों का संयोजन करना, और भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की अदायगी, भुगतान पर रोक और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार। इतना जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल था। अब देखते हैं कि आंदोलन की प्रगति कैसे होती है, क्या क्या स्टेज होते हैं, कहाँ पे कैसे इसका जो है कि प्रोग्रेस होता है। देखिए महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी सर्वाधिक भागीदारी, पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली थी। गांधी जी को गिरफ्तार करके, जब ये आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी, तो गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है। जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ जाता है, और तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सी राजगोपालाचारी। कौन कर रहे थे, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने जो है कि त्रिचनापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक जो है कि नमक यात्रा की।
और अब थोड़ा सा यहाँ पे सी राजगोपालाचारी जी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ से सवाल बनता है। देखिए, सी राजगोपालाचारी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? तमिलनाडु में कर रहे थे। और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक नमक यात्रा की? त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक। और ये जो सी राजगोपालाचारी जी थे, ये मद्रास के महत्वपूर्ण गांधीवादी नेता थे। वर्ष 1937 के चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की विजय के बाद इन्हें जो है कि मद्रास का प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इस पद पर वह 1939 तक रहे थे। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, समर्थन न करके बल्कि विरोध किया था इन्होंने। और वर्ष 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता हेतु राजगोपालाचारी योजना इन्होंने जो है कि प्रस्तुत की थी। तो राजगोपालाचारी योजना पूछा जाता है किस सन में आया था और किसके किसके बीच समझौते के लिए? तो गांधी और जिन्ना के बीच वार्ता कराने हेतु राजगोपालाचारी समझौता इन्होंने 1944 में किया था। यह अंतरिम सरकार में जो है कि जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें ये क्या कौन सा मंत्रालय इनके पास था? ये इनके पास देखिए उद्योग एवं पूर्ति मंत्री ये रहे, मतलब कि इंडस्ट्रियल और सप्लाई मिनिस्ट्री इनके पास थी। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद वर्ष 1948 जब भारत आज़ाद हो जाता है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन चले जाते हैं छोड़ करके, तो 1948 में ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। 1952 से 54 तक यह मद्रास के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1952 से लेकर के 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री पद पर रहे। और कांग्रेसी नेताओं से इनका जब मतभेद हो जाता है तो 1959 में इन्होंने जो है कि अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाई, जिसका नाम ही इन्होंने क्या रखा? स्वतंत्र पार्टी। तो इतना जो है कि राजगोपालाचारी जी के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये कहाँ नेतृत्व कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का? ये नेतृत्व कर रहे थे तमिलनाडु में। और इन्होंने नमक यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी? त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक इन्होंने जो है कि नमक यात्रा की थी। अब देखते हैं, देखिए मालाबार में जो है कि मालाबार में के कलप्पन तथा टी के माधवन ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कौन कौन किए थे? के कलप्पन तथा टी के माधवन ने जो है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मालाबार में। तो दोस्तों पूछा जाता है अलग अलग जगहों पे कि कौन किस किस जगह पर किसने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा तमिलनाडु में कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी ने। तो वैसे मालाबार में के कलप्पन तथा टी के माधवन ने जो है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने जो है कि कालीकट से पेन्नार तथा कोझिकोड से पय्यान्नूर तक की यात्रा की थी। और केलप्पन जो है कि यह वाइकोम सत्याग्रह जो था, वाइकोम जो 1924 में हुआ था, केलप्पन वाइकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेता भी थे। तो अभी दोस्तों 1924 में इन्होंने किया था और इस प्रेजेंट टाइम में जो सन चल रहा है वो है 2024। तो इस वजह से वाइकोम सत्याग्रह को हुए पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। तो ये वाइकोम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर के लिए भी और मॉडर्न हिस्ट्री में इसके लिए भी। तो हम यहाँ पे आप लोगों को रोक के थोड़ा सा जो है कि वाइकोम सत्याग्रह के बारे में परिचित कराना चाह रहे हैं। तो देखिए वाइकोम सत्याग्रह के बारे में जान जाइए। देखिए वाइकोम सत्याग्रह दोस्तों जो है देखिए चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि वर्ष 2024 में वाइकोम, देखिए वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के कारण उपलक्ष्य में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। अब हम देखते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या है। तो वाइकोम सत्याग्रह जो है दोस्तों देखिए त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और निर्दयी सामाजिक मानक एवं रीति रिवाज थे जो एक सामंती सैन्यवादी तथा क्रूर सरकारी रियासत थी। और एझावा और पुलाय जैसी निचली जातियों, कौन कौन सी जातियों दोस्तों? एझावा और पुलाय जैसी निचली जातियां जो थीं इनको अपवित्र माना जाता था तथा उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए थे। इनमें जो है कि केवल मंदिर में प्रवेश पर ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। किनको? एझावा और पुलाय जातियों को। अब देखिए इसमें जब इस तरह का प्रावधान था तो जरूर इसके विरोध में आवाज़ उठेगी। तो क्या होता है दोस्तों कि वर्ष 1923 में माधवन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को एक प्रस्ताव के रूप में जो है कि प्रस्तुत किया। मतलब किसको? यही जो एझावा और पुलाय जातियां थीं इनको जो है कि न तो मंदिर में प्रवेश दिया जाता था, न मंदिर के अगल बगल का जो रास्ता हुआ करता था वहाँ से इन्हें गुजरने दिया जाता था। तो इसके विरोध में वर्ष 1934 में माधवन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की काकीनाडा बैठक में इस मुद्दे को जो है कि एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद जनवरी 1924 में
केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा गठित कांग्रेस अस्पृश्यता समिति ने इसे जो है कि आगे बढ़ाया। और माधवन केपी केशव मेनन जो कि केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के तत्कालीन सचिव थे, और कांग्रेस नेता एवं शिक्षाविद के केलप्पन, देखिए इन्हीं का नाम अभी आया था जिन्होंने जो है कि मालाबार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो के केलप्पन, जिन्हें केरल में जो है कि गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वाइकोम सत्याग्रह में ये प्रमुख नेता थे, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि केरल के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है और उन्होंने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो केरल के गांधी के रूप में दोस्तों जो है कि के केलप्पन को जाना जाता है, और इन्होंने जो है कि वाइकोम सत्याग्रह का जो है कि नेतृत्व किया था। वाइकोम सत्याग्रह स्पेशली जो है कि पिछड़ी या निचली जातियों को मंदिर में न प्रवेश करने के लिए था, मतलब कि उन्हें प्रवेश दिया जाए इसके लिए आंदोलन था, जबकि पहले नहीं दिया जाता था, इसके लिए सत्याग्रह था। देखिए सत्याग्रह के अग्रणी कारक क्या थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समर्थित ईसाई मिशनरियों ने अपनी पहुंच का विस्तार किया तथा और एक दमनकारी व्यवस्था चंगुल से बचने के लिए कई निम्न जातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया। जब इन निम्न जातियों को लगने लगा कि हमारा यहाँ पर अपमान है और इनको लोभन मिला जो है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा, इन्होंने जो है कि ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। महाराजा अय्यलम थिरुनाल ने कई प्रगतिशील सुधार किए। इसमें जो है देखिए सबसे महत्वपूर्ण सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत थी। यहाँ तक कि यह शिक्षा निम्न जातियों के लिए भी जो है कि उपलब्ध थी। अब देखिए सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से होती है। 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने वर्जित सड़कों पर जो है कि जुलूस निकाला, जहाँ पर ये दो जातियाँ जो हैं एझावा और पुलाय को जो है कि जाने के लिए मनाही था। वहाँ पर जो है कि 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने वर्जित सड़कों पर एक जुलूस निकाला, और जुलूस को उस जगह से 5 गज की दूरी पर रोक दिया गया था जहां सड़कों पर वाइकोम महादेव मंदिर के आसपास, कहां पर वाइकोम महादेव मंदिर के आसपास जो है कि चलने के खिलाफ उत्पीड़ित समुदायों को चेतावनी देने वाला बोर्ड लगाया गया था। वहां पर इनको ला करके इस जुलूस को रोक दिया गया। गोविंद पडिक्कर नायर और बाहुलेयान एझवा और कुंजप्पू पुलैया ने खादी वस्त्र एवं खादी की टोपी पहनकर निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया। पुलिस के रोकने पर तीन लोग विरोध में जो है कि सड़क पर बैठ गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद प्रतिदिन 3 अलग अलग समुदायों के 3 स्वयंसेवकों को निषिद्ध सड़कों पर चलने के लिए भेजा गया। इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर आंदोलन के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अब इसमें देखिए महिलाओं की जो भूमिका रहती है, तो पेरियार की जो पत्नी रहती हैं ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार की पत्नी नागम्मई और उनकी बहन कन्नमल ने लड़ाई में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। इस आंदोलन में वाइकोम सत्याग्रह में दोस्तों गांधी जी का आगमन जो होता है वो बहुत मायने रखता है। गांधी जी का आगमन, गांधी जी ने मार्च 1925 में वाइकोम जाकर विभिन्न जाति समूहों के नेताओं के साथ कई चर्चाएं की तथा महारानी रीजेंट से उसके वर्कला शिविर में जो है कि मुलाकात की। और गांधी जी और WH पिट त्रावणकोर के पुलिस आयुक्त जो थे के बीच परामर्श के बाद 30 नवंबर 1925 को वाइकोम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस लिया गया। जब गांधी जी का इंटरफेरेंस होता है उसके बाद यह 30 नवंबर 1925 को वाइकोम सत्याग्रह को वापस लिया जाता है। सभी कैदियों की रिहाई तथा सड़कों तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौता हुआ। मंदिर प्रवेश में उद्घोषणा, देखिए वर्ष 1936 में त्रावणकोर के महाराजा जो थे ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसने मंदिरों में प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया था। मतलब वाइकोम जो मंदिर था वहाँ पर जो है कि 1936 में त्रावणकोर के महाराजा के द्वारा जो है कि उन जातियों को भी जिन्हें तथाकथित निचली जातियाँ कहा जाता था, उन्हें भी जो है कि मंदिर में प्रवेश की जो सदियों पुरानी परंपरा थी उसको हटा करके उन्हें प्रवेश दिया गया। तो दोस्तों इतनी जानकारी थी वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। आशा करता हूं कि वाइकोम सत्याग्रह से किसी भी तरह का सवाल पूछेगा तो हम आप करने में सक्षम होंगे। देखिए गांधी जी की एंट्री इसमें होती है मार्च 1925 में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वहाँ पर जहाँ से यहाँ आए थे। हाँ, तो देखिए मालाबार में जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व के केलप्पन ने किया था, जो कि वाइकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो यहीं पे हमने जो है कि आपको वाइकोम सत्याग्रह के बारे में भी बता दिया। अब देखिए ओडिशा में दोस्तों जो है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गोपबंधु कौन,
गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में जो है कि बालासोर, कटक और पुरी में जो है कि चलाया गया ये नमक सत्याग्रह ओडिशा में। अब देखिए असम के सिलहट तथा बंगाल के नोआखली, असम के सिलहट और बंगाल के नोआखली में नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। पश्चिमोत्तर प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो पश्चिमोत्तर में किसके नेतृत्व में चला था आंदोलन? खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार ने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। खुदाई खिदमतगार एक इनका संगठन था खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में। इन्होंने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम, कहाँ दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलाइयों ने गांधी जी को जो है कि मलंग बाबा कहा। क्या कहा? गांधी जी को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलाइयों ने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को मलंग बाबा कहा। तो हमसे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान कहाँ के लोगों ने गांधी जी को जो है कि मलंग बाबा की उपाधि दी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलाई लोगों ने जो है कि गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी या मलंग बाबा कहा था। देखिए मणिपुर की जनजातियों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। कहाँ? मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला, मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो कर रही थी उनका नाम था गार्डिनेल्लियो ने किया। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर उन्हें जो है कि आजीवन कारावास की सजा दी गई और ये स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला सेनानी थीं। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि और इन्हें जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक उपाधि दी थी। तो यहाँ से सवाल बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किन्हें जो है कि रानी की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वह ये नागालैंड की थी महिला जिनका नाम था गार्डिनेल्लियो और इन्हें जो है कि ये उपाधि इन्हें ये सम्मान प्राप्त है कि इन्होंने जो है सबसे लंबी उम्र तक महिलाओं में जो है कि गिरफ्तारी देने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इस आंदोलन के दौरान जो है कि गिरफ्तार कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और ये स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली ये महिला सेनानी थी। तो गार्डिनेल्लियो का इम्पोर्टेंट है बहुत और ये हमको आपको याद रखना है। इन्हें जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया था। अब देखिए इस आंदोलन के दौरान बिहार में जो है कि कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया क्योंकि यहाँ समुद्र का किनारा न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए अनुपयुक्त था। यहाँ कोई समुद्र का किनारा तो था नहीं कि जो हम लोग नमक, वहाँ के लोग जो है कि वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी नमक बना करके अंग्रेजों के द्वारा लगाए हुए नमक कर को जो है कि तोड़ते। तो इस वजह से यहाँ पर कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया। बिहार के भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में जो है कि यह आंदोलन चला। कहाँ पर? भागलपुर में, मुंगेर में और सारण में यह आंदोलन जो है कि काफ़ी एक्टिव था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए गुजरात के खेड़ा, सूरत जिले तथा बारदोली तहसील में कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रांत मतलब प्रेजेंट टाइम का जो मध्य प्रदेश है और कर्नाटक में जो है कि कड़े वन नियमों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर न दो लगान न दो नामक आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? कर न दो लगान न दो नामक आंदोलन चलाया गया और आगरा और रायबरेली इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। उत्तर प्रदेश में आगरा और रायबरेली जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कर न दो और लगान न दो नामक आंदोलन चल रहा था इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर कर न देने का आह्वान जो है कि जमींदारों के लिए था। इस आंदोलन के दौरान बच्चों ने जो है कि वानर सेना और लड़कियों ने जो है कि माजेरी सेना का गठन किया था। तो ये भी हमको आपको याद रखना है। इस आंदोलन के दौरान जो है कि बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने माजेरी सेना का गठन किया था। अब देखिए इस आंदोलन का दमन कैसे किया गया सरकार के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन करने के लिए क्या क्या रास्ते अख्तियार किए गए। देखिए अप्रैल 1930 के अंत में कांग्रेस को
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कब? अप्रैल 1930 में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा स्थानीय कांग्रेस समितियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल डाल दिया जाता है, जिसके बाद तैयब जी जो है कि इस आंदोलन का वो नेतृत्व करते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई में मिल मजदूरों ने जो है कि व्यापक उग्र प्रदर्शन किया था। और सरकार के दमन चक्र का सबसे भयानक रूप जो है, जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो बम्बई में मिल मजदूरों ने इसका व्यापक विरोध किया था। और सरकार के दमन चक्र का सबसे भयानक रूप इस दौरान जो देखने को मिला था वो मिला था 21 मई 1930 को धरसना मिल में जो है कि देखने को मिला था। धरसना में देखने को मिला था, जहाँ पर जो है कि सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में इमाम साहब, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, एक सेकंड देखिए, हाँ देखिए, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ धरासना नामक कारखाने पर धावा बोलने के लिए बढ़ रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने लोहे की मुठ वाली लाठियों से उन्हें बर्बर तरीके से जो है कि पीटा था। यह जो है कि सरकार के दमन का एकदम उच्च स्तर हमको देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए। धरसना के भयावह दृश्य का उल्लेख जो है कि न्यू फ्रीमैन, कौन सा अखबार में? न्यू फ्रीमैन अखबार में। और जिसने किया था उस पत्रकार का नाम था मिलर ने किया था, वेब मिलर, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार था। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि धरसना मिल पर जो अंग्रेज़ों के द्वारा दमन किया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, लोगों को लाठियों से पीट करके, उसका विस्तृत विवरण किस पत्रकार ने दिया था? वेब मिलर ने दिया था। और किस पत्र में दिया था दोस्तों? उसका नाम था न्यू फ्रीमैन में। और वेब मिलर रहने वाला कहाँ का था? तो वेब मिलर रहने वाला अमेरिका का एक पत्रकार था, जो कि गांधी जी ने जो है कि पत्रकार था। इसको गांधी जी ने जो है कि इस पत्रकार को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय में साबरमती आश्रम में ठहराया था, वेब मिलर को। देखिए, आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। मतलब ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की कोई चर्चा नहीं की गई थी। भारत को जो है कि डोमिनियन स्टेटस देने की कोई चर्चा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें, जो पुनः बनी रिपोर्ट, जो पब्लिश हुई रिपोर्ट। तो देखिए, 9 जून 1930 को जब इस डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं मिलता है इस रिपोर्ट में, तो 9 जून 1930 को वायसराय इरविन ने समझौतावादी रुख अपनाकर गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया तथा डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर भी बल दिया। गांधी जी और इरविन के बीच समझौता का जो माहौल बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता कराने का प्रयास करने में दोनों लोगों का बहुत बढ़ चढ़ के योगदान था। उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, TB सप्रू, और MR जयकर ने जो है कि मध्यस्थता कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में असफल हो जाते हैं तब वह रचनात्मक कार्यक्रमों को जो है कि महत्व देते हैं तथा हरिजन उत्थान में अपना पूरा समय लगाने हेतु सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का इन्होंने निश्चय कर लिया। इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हटके और ये अपने आप को हरिजन उत्थान में लगा देते हैं। बिहार की महिलाओं ने भी सविनय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और बिहार की महिलाओं ने जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में, मतलब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में जो नाम है वो है सरला देवी और प्रभावती देवी और क्या नाम है इनका, राजेश्वरी देवी। एक सेकंड, हाँ तो दोस्तों जो बिहार की महिलाओं ने योगदान दिया था उनमें जो नाम है वो हैं सरला देवी, प्रभावती देवी, और ये जो नाम कट गया है दोस्तों ये है राजवंशी देवी। और जो नाम है आगे वो है सुनीति देवी और राधिका देवी। इनकी जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा जो है दोस्तों
प्रभावती देवी जो है यह पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये जो प्रभावती देवी हैं यह पटना की थी और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इतनी महिलाओं ने जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो है साथ दिया था। तो ये रहा दोस्तों आज सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जानकारी, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँ और यहाँ से ये लेक्चर आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो यहाँ से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे आने वाली TRE 4 की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश PCS की परीक्षा हो या बिहार PCS की परीक्षा हो, सब में यहाँ से जो भी सवाल आएंगे इतना पढ़ लेंगे आप तो आसानी से उन सवालों को सही कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।